हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंडर काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं। तो उन सेक्शंस को भी हम इन डिटेल में देखेंगे कि कौन सा सेक्शन जो है वो किस सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करता है और किस तरह से उन प्रोविजंस का जो है जे.एंड.के पॉलिटी पे इफ़ेक्ट हुआ है। तो हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी यूट्यूब चैनल के बारे में। हमारी चैनल को आप यहाँ दिए हुए लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे वीडियोज़ के तो आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पार्ट 3 स्टार्ट्स फ्रॉम द सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 इस एक्ट का हमें बोलता क्या है। सेक्शन 8 जो है इट डील्स विद द अमेंडमेंट टू द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पिछला लेक्चर जो है वो याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी कहीं वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इसका मतलब है इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा है। सो देयर इज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन इन द एंटायर कंट्री एंड दैट इज़ ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया। तो किसी स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, किसी यूटी का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाई गई हैं। एक्चुअली 4th शेड्यूल जो है इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीट्स जो है किस यूटी को किस स्टेट को दी जाएंगी वो मेंशन है 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्योंकि जे.एंड.के जो है पहले स्टेट था, तो इस स्टेट को कुछ सीट्स एलोकेटेड थी। अब इसकी 2 यूटीज़ बन गई है, तो उस हिसाब से सीट्स की एलोकेशन जो है वो 4th शेड्यूल में मेंशन की गई है। वो कितनी सीट्स हैं, वो क्या सीट्स हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। सेक्शन 9 में हम वो डिस्कस करेंगे। बट सेक्शन 8 में जो है चेंजेस की गई है ज़्यादा से ज़्यादा नॉमेनक्लेचर में। जहाँ जे.एंड.के स्टेट था वहाँ जे.एंड.के यूटी है अब, और कुछ एंट्रीज प्रीवियसली जो हमारी स्टेट से डील करती थी उनको डिलीट किया गया है। कुछ नई एंट्रीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो डील करते हैं हमारी यूटी के साथ। तो इस सेक्शन की याद रखने वाली बात यही है कि सेक्शन 8 जो है इट डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि 1st शेड्यूल में चेंजेस आई थी, और इस लेक्चर में हमने देखा कि 4th शेड्यूल में भी चेंजेस आई हैं। देन कम्स द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर्स। एक्चुअली ये डील करता है विद नंबर ऑफ मेंबर्स जो जे.एंड.के यूटी से राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर टोटल 4 members who represent जे.एंड.के यूटी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। ठीक है, आपको पता ही होगी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मींस हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा मींस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। सो जे.एंड.के यूटी से टोटल 4 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में प्रेजेंट हैं जो जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लद्दाख से इसमें कोई नहीं है, क्योंकि लद्दाख जो यूटी है ऐसा सेंटर को फील नहीं हुआ कि उसके लिए एक सेपरेट मेंबर की ज़रूरत है राज्यसभा में। बट कंसिडरिंग जे.एंड.के, तो वहाँ पे 4 मेंबर्स को रखा गया है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा दे आर 4। इसी तरह से सेक्शन 10 जो है इट डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। जैसे मैंने आपको अभी कहा हाउस ऑफ द पीपल, या इसका दूसरा नाम है लोकसभा। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ध्यान से याद रखने वाली हैं। देखिए, पहले जो है 5 सीट्स जो है राज्यसभा में एलोकेट की गई है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और 1 सीट जो है लद्दाख को। ठीक है, 5 दी गई है जे.एंड.के को और 1 दी गई है लद्दाख। कुल मिला के 6 सीट्स। अगर आपको जे.एंड.के जो हमारा स्टेट था उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ याद होगा या आपने कभी पढ़ा होगा, तो जे.एंड.के को जो है सेंट्रल पार्लियामेंट में लोकसभा में 6 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते थे। अब क्योंकि 2 यूटीज़ बन गई है तो इसमें 5 सीट्स जो हैं जे.एंड.के को दी गई हैं, 1 सीट जो है वो लद्दाख को दी गई है।
ये यूटी बनने के बाद चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो लोग ऑलरेडी इलेक्टेड थे राज्यसभा और लोकसभा में जे एंड के से, जो जे एंड के स्टेट को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे थे राज्यसभा और लोकसभा में, तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी वो उनको कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट करेंगे ही जब तक उनकी टर्म एक्सपायर ना हो जाए। लोकसभा की टर्म आपको पता है 5 साल है। ओके, तो राज्यसभा की डिफरेंट होती है, तो इसमें 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो जब राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लोकसभा के मेंबर्स का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तब जाके जे एंड के से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूटी बनने के बाद जो है इन लोगों को पार्लियामेंट से निकाला गया, नहीं, बल्कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट 2024 इलेक्शंस जो होने वाले हैं उस दौरान जो है नए से मेंबर्स जो है वो चूज़ किए जाएंगे। सो यूटी बनने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जो मेंबर्स ऑलरेडी थे जे एंड के से राज्यसभा और लोकसभा में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये समझने के लिए आपको पहले पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जो है छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्शंस में लड़ते हैं, इलेक्शंस में खड़ा होते हैं। तो अब कभी कभार जो है ऐसा फील होता है कि पॉपुलेशन में चेंजेस आ गई हैं, पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीअरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है। इस रीअरेंजमेंट को हम डीलिमिटेशन बोलते हैं। यानी कि अगर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रखा गया था तो उस अरेंजमेंट में चेंजेस लाई जाती है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे जे एंड के में जो है ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो गई है। पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डिफरेंट थी, अब हमारे पास डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास अनंतनाग राजौरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले अनंतनाग अलग था, इसको राजौरी के साथ कोई लेना देना नहीं था, बट अब इनको क्लब किया गया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। तो इसका मतलब है जो बंदा अनंतनाग राजौरी से इलेक्शन के लिए उठेगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम इलेक्शन की टर्म्स में कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। इसी तरह से अनंतनाग राजौरी के अलावा फॉर एग्जांपल उधमपुर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उस एरिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो माना जाएगा कि वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो इलेक्शन में उठा है, इलेक्शन के लिए लड़ रहा है। तो ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है ये भी जे में कंडक्ट की जाएगी एज पर दी डीलिमिटेशन एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डीलिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से। और इसमें जो पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी वो है सेंसस 2011 की। ओके, सो डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, कौन कौन सी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये आपके लिए एक टास्क है। कमेंट सेक्शन में इसको आप मेंशन करें। अगर इसको समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट सेशन करेंगे कि कौन कौन सी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, क्यों बनी है, और किस तरह से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, डिफरेंट एरियाज़ को जो है इंटीग्रेट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन। इसी तरह से हमारा जो सेक्शन 12 है, इट डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटिंग मेंबर्स, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउसेज में जो मेंबर्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे थे जे एंड के को, दे विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट इट एज सच, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, इसका थोड़ा सा कवर जो है वो ऑलरेडी सेक्शन 9 और 10 में होता है, बट दिस सेक्शन 12 इट डील्स स्पेसिफिकली विद द प्रोविजन की देयर शैल बी नो चेंजेस। जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट टिल देयर टेन्योर इज ओवर। देन कम्स द सेक्शन 13, इट डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल 239A है क्या?
Article 239 actually it deals with the union territory of पुडुचेरी। पुडुचेरी भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से जो प्रोविजन पुडुचेरी पे अप्लाई होते हैं वही जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होंगे, यानी कि यहाँ पर जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, अगेन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, न कि लद्दाख में। देन कम्स सेक्शन 14। अब जो हमने सेक्शन 13 में देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है प्रोवाइड की गई है JNK में ऑन द टर्म्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी, यानी कि वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है और JNK में भी। तो अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, किस तरह से वो इलेक्ट होंगे, क्या सिर्फ इलेक्टेड होंगे, क्या इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, वो सारी डिटेल्स जो है वो हमारी सेक्शन 14 में दी गई हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगेन सिर्फ JNK, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो सबसे पहले जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के नाम से जाना जाएगा एज पर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि यूटीज़ को जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, गवर्न करती है थ्रू देयर अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलग अलग यूटीज़ में अलग अलग नाम है, किसी जगह इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, किसी जगह इनको एडमिनिस्ट्रेटर ही बोला जाता है। ओके, सो हमारी UT JNK में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा। अब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, टोटल 107 सीट्स होंगी। ओके, तो ये 107 सीट्स जो हैं ये फिल होंगी थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि जिस तरह से वोटिंग की जाती है, इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्टली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, तो इन 107 सीट्स को भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही फिल जो है किया जाएगा। और जिस तरह से हमारे JNK स्टेट में POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी सीट्स वैकेंट रखी जाती थी, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK की जो असेंबली है उसमें भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। यानी कि जब तक ये वाला पार्ट कश्मीर का पाकिस्तान के कंट्रोल में है तब तक ये सीट्स जो है वैकेंट रहेगी। इन फ्यूचर इन केस अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है इंडिया के साथ, तो उस टाइम पे इन 24 सीट्स का भी इलेक्शन किया जाएगा, बट तब तक के लिए जो है ये सीट्स वैकेंट रहेंगी और जो टोटल मेंबरशिप है हमारी असेंबली की उसमें इनको काउंट नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए 107 ही माना जाएगा, तो इन 24 सीट्स को असेंबली सीट्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी प्रोवाइड की गई है हमारी असेंबली में। कितनी रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड की गई है वो डिपेंड करता है इनकी पॉपुलेशन पे। ओके, तो SC या ST के लिए हमें कितनी सीट्स रिजर्व रखनी है वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है, हम देखते हैं SC की पॉपुलेशन कितनी है और हमारी UT की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इसका रेशियो निकाला जाता है। उस रेशियो के हिसाब से जो है सीट्स एलोकेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 लोग जो हैं जो शेड्यूल कास्ट है, ओके, और हमारी असेंबली में फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, तो रेशियो क्या बना 1:10। तो इसी के बेसिस पर जो है सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। हम फिर देखेंगे कि हमारे पास टोटल असेंबली में सीट्स कितनी हैं। लेट से हमारे पास असेंबली में सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशंस को 120 सीट्स हैं। ओके, तो अब हम SC के लिए जो रिजर्व रखेंगे सीट्स, हमें उसमें देखना है कि उसमें भी हमें 1:10 का रेशियो मेंटेन करना है।
तो इस हिसाब से सीट का एलोकेशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो फिगर आएगा वो इस हिसाब से आएगा कि जब हम इनका रेशो कैलकुलेट करें वो 1:10 के हिसाब से भी आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो फिगर जो है वो 12 है। तो इसका मतलब अगर 120 सीट्स हैं तो 12 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाएगी एससी के लिए। ये हमने 12 फिगर कैसे कैलकुलेट किया, हमने पहले एससी की पॉपुलेशन देखी और टोटल पॉपुलेशन जो हमारी यूटी की देखी उस हिसाब से। इसी तरह से एसटी का भी, एसटी की भी टोटल पॉपुलेशन देखी जाएगी, फिर यूटी की भी टोटल पॉपुलेशन देखी जाएगी, उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी तरह से असेंबली की टोटल सीट्स देखी जाएगी और फिर डिसाइड किया जाएगा जिस तरह से एसटी और पॉपुलेशन का रेशियो है उसी हिसाब से वो रेशियो जो है इनकी सीट्स जो रिजर्व रखी गई हैं और टोटल असेंबली की जो सीट्स है वो उनमें भी वो रेशियो मेंटेन रहे। तो इस तरह से सीट्स की रिजर्वेशन जो है वो डिसाइड की जाती है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब इसमें भी जो है जो मैंने पॉपुलेशन का जिक्र किया कि एससी की पॉपुलेशन देखी जाती है एसटी की, ये पॉपुलेशन कहाँ से लाई जाएगी, 2011 सेंसस से, कि लेटेस्ट सेंसस फिगर्स हमारे पास अभी यही मौजूद है। 2011 के बाद भी कोई सेंसस नहीं हुआ, तो इस वजह से 2011 के ही फिगर्स को जो है कंसिडर किया जाएगा। अब क्या ये रिजर्वेशन हमेशा हमेशा के लिए एससी एसटी को हमारी असेंबली में दी जाएगी? नहीं, ये रिजर्वेशन जो है परमानेंट नहीं है। ये रिजर्वेशन जो है तब ख़त्म हो जाएगी जब एससी और एसटी की रिजर्वेशन हमारे पार्लियामेंट में ख़त्म हो जाएगी। ये समझने की बात है यहाँ पे। देखिए हमारे पार्लियामेंट में भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलती है। ओके, तो जब तक पार्लियामेंट में इनकी रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगी तब तक हमारी यूटी में भी इनकी रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगी। जिस दिन इनको इस रिजर्वेशन को यहाँ ख़त्म किया जाएगा वह उस दिन हमारी यूटी में भी रिजर्वेशन इनके लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डील करता है विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगा कि डायरेक्ट इलेक्शंस के बाद या नंबर ऑफ पीपल जो ऑक्यूपाइंग द सीट्स, मतलब 107 में से असेंबली सीट्स कितने लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसमें से कितने मर्द हैं और कितनी औरतें। अगर एलजी को ऐसा लगा कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी असेंबली में कम है, देन ही कैन नॉमिनेट 2 वुमेन टू द असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को इंश्योर करने के लिए JNK लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रोविजन रखा गया है कि 2 वुमेन कैन बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या कोई भी मेंबर जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, कोई भी लड़ सकता है? ऐसा नहीं है, बल्कि सेक्शन 16 जो है इट प्रोवाइड्स फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको कुछ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने हैं, तभी जाके जो है आपका इलेक्शन जो है वो वैलिड माना जाएगा, तभी जाके आप इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है? सबसे पहले ए पर्सन कंटेस्टिंग इलेक्शन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। कोई बाहर की कंट्री का आदमी जो है इलेक्शंस तो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जो है वो ज़रूरी है। और एज जो है इसमें वो है 25 ईयर्स। भले ही हमारी वोटिंग एज जो है 18 ईयर्स है, बट असेंबली के इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए एज एक कैंडिडेट की जो है 25 साल होनी चाहिए। उसके अलावा इन दो के अलावा कोई और भी क्राइटेरिया जो है वो पार्लियामेंट जो है डिटरमिन कर सकता है, रख सकता है थ्रू अ लॉ। पार्लियामेंट, ओके, नॉट यूटी। पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने के अलावा 25 एज होने के अलावा आपके पास क्या और क्राइटेरिया होना चाहिए कि तब जाके आप असेंबली इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। इसमें पार्लियामेंट की मर्जी है, वो एजुकेशनल क्राइटेरिया भी रख सकते हैं या उनको सिचुएशन के हिसाब से पॉलिटिकल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो फीजिबल लग रहा है, जो बेस्ट लग रहा है यूटी के लिए, वो उसको इस लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
ओके, तो फिलहाल के लिए जो डिफाइंड क्राइटेरिया है वो यही दो है। फिर हमारा आता है सेक्शन 17 कि अब असेंबली के इलेक्शंस भी हो गए, असेंबली बन गई, सारे मेंबर्स इलेक्ट हो गए। अब कितने साल तक असेंबली की लाइफ रहेगी? असेंबली की लाइफ जो है पूरे इंडिया में 5 साल है। आप कोई भी स्टेट लीजिए, कोई भी यूटी लीजिए जहाँ लेजिस्लेचर है, वहाँ के लेजिस्लेचर की जो लाइफ है 5 साल है, यानी कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन नए से होते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कभी इमरजेंसी लागू हो गई, इमरजेंसी जो है ये एक यूनिक सिचुएशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की गई है, यानी कि अगर कंट्री कभी जो है वॉर में चली जाए, या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो कंट्री में, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत बड़े मैसिव लेवल पे हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आए, यानी कि हमारी कंट्री की फाइनेंसेस जो है वो अच्छे नहीं है, तो उस टाइम पे भी अगर इमरजेंसी इम्पोज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में emergency which is defined under article 352 of Indian Constitution 352, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360 में है, वो वाली नहीं, बल्कि जो 352 में जो इमरजेंसी डिस्क्राइब्ड है वो है वॉर, आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, पहले आर्म्ड रेबिलियन के बदले जो वर्ड यूज किया जाता था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट क्योंकि ये काफ़ी वेग टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको ख़त्म किया गया, उसकी जगह पे लिखा गया आर्म्ड रेबिलियन। तो अगर कंट्री में वॉर चल रहा है या आर्म्ड रेबिलियन हो रहा है, उस केस में इमरजेंसी लगाई जाती है, एंड दिस इमरजेंसी कम्स अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये वाली इमरजेंसी अप्लाई हो जाए कंट्री में, तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ जो है वो 1 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, 1 साल तक इसको बढ़ा, ये 6 साल भी हो सकती है। अगर उस 1 साल के बाद भी इमरजेंसी ख़त्म नहीं हुई, तो उसको फिर से 1 और साल के लिए इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, बट चाहे जितनी बार भी इंक्रीज करना हो, बट एट अ टाइम जो है 1 साल के लिए ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 1 साल तक जो है ये कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है। बट अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम, समझाने के लिए 2030 में जो है इमरजेंसी खत्म हो गई। ओके, तो अब जो है असेंबली की लाइफ जो है ये 2030 प्लस 6 मंथ्स तक ही वैलिड रहेगी। ओके, 6 मंथ से ज़्यादा इसको फिर एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि अब कंट्री की कंडीशन जो है वो ठीक हो गई है, अब यहाँ ना कोई वॉर है ना आर्म्ड रेबिलियन है, तो इमरजेंसी को जी हम 2030 में ख़त्म कर रहे हैं, तो असेंबली की लाइफ जो है वो फिर 6 मंथ्स तक ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि इमरजेंसी खत्म हो गई। तो जो ही डिक्लेयर हो गया इमरजेंसी खत्म हो गई, तो 6 मंथ्स के आगे फिर से असेंबली की लाइफ को बढ़ा नहीं सकते, फिर असेंबली की लाइफ खत्म हो जाती है, इलेक्शन नए से कंडक्ट करने। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 5 साल है, तो इमरजेंसी की टाइम पे 1 साल से इसको प्रेसिडेंट जो है वो बढ़ा सकता है। उसके बाद जो है सेक्शन 18 ये डील करता है विद द सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है डिस्कशंस करना ओवर इम्पोर्टेंट इश्यूज, लॉज को पास करना, पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करना। वो डिस्कस करने के लिए सब मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसको एमएलए हम बोलते हैं शॉर्ट में, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन मेंबर्स को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठना पड़ता है। ओके, डिस्कस करने के लिए। तो जिस टाइम पे वो बैठते हैं उसको हम बोलते हैं सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आप मानिए जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल लेमैन टर्म्स में हम जिस तरह से मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं अपने ऑफिसेज में, तो हम जब मीटिंग के लिए बैठते हैं उसको बोलते हैं सेशन। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जब मेंबर्स बैठते हैं कोई लॉ पास करने के लिए, कोई मैटर डिस्कस करने के लिए, उसको हम सेशन बोलते हैं। तो ये सेशन जो है ये मेंबर्स को बुलाना, जमा करना इस चीज़ के लिए, ये किसका काम है? ये एलजी का काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ठीक है, सो एलजी समन्स मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन समन करता है? एलजी, ताकि वो सेशन जो है असेंबली का कंडक्ट कर सके। अब आपने सारा कुछ इसमें डिस्कस कर दिया, अब आपको फर्दर और डेलिब्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉलिसी मैटर्स डिस्कस करने थे वो डिस्कस हो गए, लॉज पास हो गए, एक्ट पास हो गए, असेंबली का काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस पूरे सेशन को एंड करने के लिए एलजी जो है ही प्रोरोग्स, जिसको प्रोरोगेशन भी बोलते हैं, ही प्रोरोग्स दी असेंबली। इसका मतलब है, प्रोरोगेशन का मतलब है इन सिंपल टर्म्स सेशन को एंड करना। ठीक है, एंड ऑफ सेशन। देखिए जैसे हमारे पास बजट सेशन लगता है, हमारे पास विंटर सेशन लगता है, ठीक है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में जो अलग अलग सेशंस होते हैं, तो हर सेशन का एक पर्टिकुलर मकसद होता है। वो सेशन जब ख़त्म हो जाता है, उस ख़त्म करने को प्रोरोग बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं। और वो करता कौन है? यूटी की असेंबली के लिए, एज फार एज JNK इज कंसर्न, हमारे एलजी। तो ये पावर्स एलजी को दिए गए हैं। और एलजी जो है, ही कैन ऑल्सो डिसॉल्व एन असेंबली। डिसॉल्व का मतलब है असेंबली की लाइफ ही बिल्कुल ख़त्म। जैसे यहाँ पे 5 साल में असेंबली की लाइफ ख़त्म हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं होती है, तो असेंबली को डिसॉल्व भी कौन कर सकता है? वो कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। देन कम्स द सेक्शन 19 which deals with the powers of the speaker and the deputy speaker। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जब बन गई, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस जो हैं वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन में कंडक्ट हो, उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उसमें कोई रूल्स वायलेट ना हो, उसमें मेंबर्स जो हैं एक प्रोसीजर को फॉलो करें। तो उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं आपस में से ही किसी एक को चूज़ करते हैं एज ए स्पीकर, और एक और को चूज़ करते हैं एज ए डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारी जो असेंबली है उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो उसकी सारी देख रेख करता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। और उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम डेप्यूटी स्पीकर। अब इस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनका काम क्या है। इनका काम है कि जैसे मैंने बोला असेंबली सेशंस के ऊपर प्रिसाइड करना। बट अब अगर कभी ऐसा हो गया कि इनकी सीट जो है वो वैकेंट हो गई, ओके, फॉर एग्जांपल स्पीकर की सीट जो है वैकेंट हो गई। वो वैकेंट कैसे हो गई? लेट्स से स्पीकर की डेथ हो गई, ओके, तो सीट जो है उसकी वैकेंट हो गई। या ऐसा पाया गया कि स्पीकर जो है वो क्वालिफाइड है ही नहीं स्पीकर बनने के लिए, तो उसकी सीट जो है उस केस में भी वैकेंट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में फिर डेप्यूटी स्पीकर जो है ही ओवरटेक्स दी असेंबली, वो स्पीकर की जगह ले लेता है। इसी तरह से अगर डेप्यूटी स्पीकर, अब अगर स्पीकर की भी वैकेंट हो गई, डेप्यूटी स्पीकर की भी वैकेंट हो गई, तो असेंबली मेंबर्स जो है आपस में से किसी और को चूज करते हैं जो इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जो है ये असेंबली के मेंबर्स में से ही 2 लोग चुने जाते हैं। अब वैकेंसी जो मैंने आपको बोली, ये वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। एक तो नंबर 1, अगर स्पीकर जो है इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ असेंबली, यानी कि जिस असेंबली का स्पीकर बना हुआ है, अब अगर उसी असेंबली का ये मेंबर रहा ही नहीं, तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। या फिर अगर इसने रिजाइन किया, स्पीकर ने अगर रिजाइन किया, स्पीकर को रिजाइन करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को सबमिट करे, प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। उसके अलावा अगर इस स्पीकर को जो है रिमूव किया जाए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्पीकर, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। बट यहाँ पे स्पीकर को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि एक 14 डेज की नोटिस दी जाए स्पीकर को कि जनाब आपका जो रिमूवल है वो असेंबली कंसिडर कर रही है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है। जब 14 डेज की नोटिस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया जा सकता है कि स्पीकर को जी हटाओ,
फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो फिट नहीं है, बायस्ड है, या क्या भी रीज़न उस टाइम असेंबली को लगे, तो स्पीकर को जो है हटाया जा सकता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक प्रायर नोटिस जो है वो दी जाएगी। अब स्पीकर को हटाने के लिए ज़रूरी है कि मेजॉरिटी मेंबर्स जो है असेंबली के वो रेजोल्यूशन को पास करें। अगर 107 सीट्स हमारे पास हैं तो 107 का जो है 51% एटलीस्ट मेंबर्स जो हैं वो अग्री करने चाहिए कि हमें स्पीकर को हटाना है। तो अगर 51% मेंबर्स ने ये मान लिया कि जी स्पीकर फिट नहीं है, हमें कोई और स्पीकर चाहिए, तो स्पीकर स्टैंड्स रिमूव्ड, और उस केस में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई और जब तक नया स्पीकर जो है इलेक्ट हो जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म हिज फंक्शन। अच्छा, उसके अलावा अब लेट से, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 5 साल के बाद जो है असेंबली की लाइफ ख़त्म हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व हो जाती है। बट स्पीकर जो है तब तक अपना पोस्ट नहीं छोड़ता है जब तक एक नई असेंबली जो है वो वजूद में ना आए। 5 साल के बाद स्पीकर जो है वो नए इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद इस चीज़ का वेट करता है कि जो नई असेंबली बनेगी, जब तक वो अपना नया स्पीकर चूज़ ना करें, जो एग्जिस्टिंग स्पीकर है असेंबली का वो अपनी सीट वकेट नहीं करता है। तो ये जो है ये प्रोविज़न क्यों रखा गया है, ताकि एक कंटिन्यूम रहे इंडियन पॉलिटी में, जो है कंटिन्यूम रहे, कोई गैप जो है वो क्रिएट ना हो जाए। अब यहाँ पे एक रेलिवेंट टर्म है एब्सेंस। हमने अभी तक देखा वैकेंसी स्पीकर की। अब अगर हम देखेंगे कि स्पीकर जो है अपने ऑफिस से कभी एब्सेंट रहा, एब्सेंट का मतलब क्या है और वैकेंसी का मतलब इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, वैकेंसी का मतलब है कि स्पीकर बिल्कुल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, बट यहाँ एब्सेंस का मतलब है कि स्पीकर जो है एग्जिस्ट कर रहा है बट किसी वजह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एब्सेंस हो सकता है बीमार हो, तो किसी दिन जो है वो असेंबली जो है अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर की जगह ले लेता है, वो उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। अब अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहा तो असेंबली मेंबर्स में से ही कोई बंदा जो है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ असेंबली के हिसाब से फिट हो, वो ये जॉब जो है परफॉर्म कर सकता है। तो असेंबली के पास इतने पावर्स हैं कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की एब्सेंस में जो है किसी और मेंबर को इलेक्ट कर सकते हैं, किसी और मेंबर को चूज़ कर सकते हैं, ताकि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम जो है वो परफॉर्म करें। अब जो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, इनके फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो जो है ना कि सिर्फ असेंबली के ऊपर प्रिसाइड करते हैं, बल्कि जब लॉज पास करने हों, बिल्स पास करने हों, तो उस टाइम पे भी इनका काफ़ी अहम रोल जो है वो रहता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो सैलरी पे की जाती है, जो अलाउंसेस इनको दी जाती है, वो फिक्स करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में ही थ्रू ए लॉ। ओके, यानी कि एक लॉ पास किया जाता है जिस लॉ में मेंशन होता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कितनी सैलरी पे करनी है। अब जब तक ये लॉ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बनेगा, तब तक ये कौन डिटरमिन करेगा इनको कितनी सैलरी पे करनी है, तब तक जो है ये चीज़ डिटरमिन की जाती है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एब्सेंस ऑफ द लॉ। बट अगर लॉ आ गया फिर एलजी डिटरमिन नहीं करेगा, फिर इस लॉ में जितनी सैलरी मेंशन होगी वो इनको पे की जाएगी। अब मसला रहा कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो है, अब अगर उनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में मूव हुआ, यानी कि अभी वो रिमूव नहीं हुए, बल्कि अभी इस चीज़ पे असेंबली में डिस्कशन ही चल रहा है कि क्या इनको रिमूव करना है या नहीं रिमूव करना है, तो उस केस में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल रहेगा, वो डील करता है सेक्शन 20, जो हमें बताता है कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो है दे कैन नॉट प्रिसाइड while a resolution for their removal
फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि नॉर्मल फंक्शन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का हमने देखा यही है कि टू प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ द असेंबली। जब भी असेंबली जमा हो उनकी देख रेख, उनकी मॉनिटरिंग, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है मेंबर्स का, वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर देखते हैं। बट जब उनके रिमूवल के लिए कोई रेजोल्यूशन जो है वो कंसिडरेशन में लाया जाएगा, असेंबली उसको डिस्कस कर रही है, तब जाके वो जो है प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं ओवर एनी सेशन ऑफ द असेंबली। ठीक है, दिस इज टू एंश्योर कि इनके रिमूवल की जो प्रोसीडिंग्स जो हो वो अनबायस्ड हो, वो इसको किसी तरह से जो है इन्फ्लुएंस ना कर पाए। बट ये खाली प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट असेंबली के जो सेशंस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि स्पीकर की कुर्सी पे आप नहीं बैठ सकते हो, बट जिस तरह से बाकी मेंबर्स जो है वह असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, लॉज पे डिस्कशन कर रहे हैं, पॉलिसी मैटर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो भी डिस्कशन कर सकते हैं, इवन इन द केस कि जब उनका रिमूवल जो है इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, तो उनको जो है पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट येस, दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ द असेंबली। अब रही बात, अगर आप देखिए कि असेंबली में लॉज जो है वो किस तरह से पास होते हैं, या पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो किस तरह से देखा जाता है कि फेवर में कौन है कौन नहीं है, थ्रू वोटिंग। मतलब कोई बिल इंट्रोड्यूस की असेंबली में, अब इसको लॉ बनाना है नहीं बनाना है, वो कैसे देखेंगे? देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स असेंबली में प्रेजेंट हैं वोट करते हैं कितने फेवर में हैं इसके, कितने फेवर में नहीं है। अगर मेजॉरिटी फेवर में है तो वो बिल पास होकर कानून बन जाती है, अगर मेजॉरिटी फेवर में नहीं है तो वो कानून जो है नहीं बन सकता है। अब लेट से कभी ऐसा कोई केस हो गया कि 20 मेंबर जो है वो फेवर में है और 20 मेंबर जो है वो अगेंस्ट है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में स्पीकर जो है वो अपना वोट डालता है। स्पीकर का वोट जो है यहाँ पे फाइनल वोट होता है। अगर उसने फेवर में डाला तो +1, ये 21 वोट्स बन गए और बिल पास हो गई। अगर उसने अगेंस्ट में वोट डाला तो यहाँ पे 21 हो गया तो बिल पास नहीं होगी। तो स्पीकर जो है पहले ही अपना वोट नहीं डालता है, मतलब जब ये लोग वोट कर रहे होते हैं, ये 20 लोग वोट कर रहे होते हैं या यहाँ के 20 लोग वोट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे स्पीकर अपना वोट नहीं डालता है। वो वोट सिर्फ उस केस में डालता है जब टाई होता है, जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी। बट जब स्पीकर का रिमूवल अंडर कंसिडरेशन है तो वो वोट जो है फाइनल वोट नहीं डाल सकता है, वो वोट डाल सकता है इन लोगों के साथ। इसको बोलते हैं वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। व्हेन द resolution for the removal of speaker is under consideration, he cannot vote in the final instance। ये इस सिचुएशन में 2020 के केस में वो वोट नहीं कर सकता है, बट ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जब ये 20 लोग और ये 20 लोग वोटिंग कर रहे हो उस टाइम पे वो वोट डाल सकता है। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है बट नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब स्पीकर नॉर्मली अपना काम कर रहा है, सो ही वोट्स इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोटिंग, बट when his removal is under consideration he can vote in the first instance and not in case of the equality of votes. Then comes the स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है टाइम एंड अगेन एड्रेस करते हैं, यानी कि उनकी स्पीच होती है। अगर हम लेमैन टर्म्स में बोलें, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलें, उनकी एक स्पीच होती है असेंबली में जिसको बोलते हैं हम स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द असेंबली। अब वो असेंबली को एड्रेस कब करते हैं? वो असेंबली को एड्रेस करते हैं एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। असेंबली जो है 5 साल की है। अब लेट्स से 2020 में कोई असेंबली बन गई तो 2021 का जो पहला सेशन है
उसमें एलजी एड्रेस करेंगे। 2022 का जो पहला सेशन है उसमें भी एलजी एड्रेस करेंगे। 2023 का पहला सेशन उसमें भी एलजी एड्रेस करेंगे। तो हर साल के पहले सेशन में एलजी एड्रेस करेंगे। और उसके अलावा एलजी जो है एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ओके, यानी कि नई नई असेंबली बन गई, अब असेंबली का पहला सेशन है, उस पहले सेशन को भी एड्रेस कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक तो उस सेशन को और हर साल के पहले सेशन को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एड्रेस करता है। देन कम्स द सेक्शन 22 which deals with the rights of ministers and advocate general। ओके, देखिए हर मिनिस्टर, अब मिनिस्टर और मेंबर में क्या फ़र्क है? मिनिस्टर का मतलब है जिसको कोई पोर्टफोलियो असाइन किया हो। फॉर एग्जांपल मैं असेंबली का मेंबर जो है बन गया। ओके, अब मुझे इसमें कोई पोर्टफोलियो दिया है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है, एजुकेशन मुझे दिया जा रहा है, किसी को होम दिया जा रहा है, किसी को फूड सप्लाई दिया जा रहा है। तो इनको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। एजुकेशन, फूड सप्लाई, होम या पुलिस, इसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। इन पोर्टफोलियोज को जो असेंबली मेंबर्स हेड करते हैं उनको बोलते हैं हम मिनिस्टर्स। तो हर एक मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल जो है वो लॉयर होता है। तो जो लॉयर होता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारी यूनियन टेरिटरी का जो लॉयर होता है उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल और हर एक मिनिस्टर को हक है कि उनको वो बात कर सकते हैं, वो प्रोसीडिंग्स में जो है हिस्सा ले सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। जिस तरह से मेंबर्स जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं बिल्स के डिस्कशन में, पॉलिसीज़ के डिस्कशन में, इसी तरह से जो है मिनिस्टर्स तो ऑटोमेटिकली कर ही सकते हैं। तो उसके अलावा जो है एडवोकेट जनरल को भी ये राइट दिया गया है कि दैट ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। बट इसमें एक यहाँ पे चीज़ जो है वो याद रखने वाली ये है कि अब ये जो मिनिस्टर है और जो एडवोकेट जनरल है, क्या ये हर टाइम पे डिस्कशन के साथ साथ वोट भी कर सकते हैं? तो यहाँ पे बात जो है याद रखने वाली ये है कि अगर मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी कमेटी के मेंबर जो है उनको उसका मेंबर बनाया जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके मेंबर हैं तो उनको वहाँ पे वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। जब तक स्पेसिफिकली ये बोला ना जाए कि एडवोकेट जनरल भी वोट कर सकता है, ये मिनिस्टर भी जो है इस कमेटी में वोट कर सकता है, तब जाके वो वोट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो उस कमेटी के मेंबर्स हैं वो हमेशा उसमें वोट नहीं कर सकते। ये सिर्फ कमेटी की बात है। बट अगर नॉर्मली हम लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है सेशंस देखें, वहाँ पे मिनिस्टर्स को जो है हक है, दे कैन वोट इन फेवर और अगेंस्ट द पॉलिसीज, एक्ट्स और डिस्कशंस जो भी कुछ उस टाइम पे टेकअप किया होगा असेंबली ने, कर सकते हैं। बट एज फार एज द कमिटीज आर कंसर्न, वहाँ पे उनको बाय डिफॉल्ट वोटिंग राइट नहीं है। ये फ़र्क आपको यहाँ पे याद रखना है। देन कम्स दी सेक्शन 23। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ही हैज़ बीन गिवन द राइट्स टू एड्रेस द असेंबली, वो हमने देखा वो कब करते हैं, और सेंड मैसेजेस टू द असेंबली। इस सेंड मैसेजेस का मतलब यहाँ पे क्या है? सेंड मैसेजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है तो वो उस बिल के रिगार्डिंग जो है असेंबली को मैसेज दे सकते हैं कि आप इस बिल को कंसिडर करें, ये जी आपके पास पेंडिंग है। तो जब ऐसी कोई मैसेज जो है लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुंच जाती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी इन रिटर्न एलजी को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने इस मैसेज पे क्या एक्शन ली, वेदर दे आर कंसिडरिंग द बिल, अगर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो ना करने के रीजंस क्या है। तो ये वापस से भी उनको इन्फॉर्म करते हैं। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। एलजी भी बता सकते हैं कि आपके पास बिल काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, आप इसको टेकअप करें, तो वापस से असेंबली भी एलजी को बता सकती है कि वो इस बिल पे क्या काम कर रहे हैं, क्या टाइमलाइन है, कब काम करते हैं। जिस तरह का रिप्लाई जो है उनको फीजिबल लगे, रेलिवेंट लगे, वो एलजी को दे सकते हैं। और
तो for the decorum, for as per the rules of procedure, for the decorum of the assembly, for the decorum of the office of the lieutenant governor, usually ये matters जो है consider किए जाते हैं whenever pointed out by the lieutenant governor. तो हमारे आज के सेशन में जो है हमने सेक्शन 23 तक जो है डिस्कशन किया हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 24 एंड ऑनवर्ड्स जो है डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू.